किसी भी देश का संविधान देखिए सामान्य हालात के लिए बनाया जाता है, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। लेकिन तब क्या होता है जब हालात बिल्कुल पलट जाएं, जब कोई बड़ा संकट दरवाजे पर खड़ा हो। भारतीय संविधान में ना इन्हीं असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए कुछ बहुत ही शक्तिशाली नियम हैं, जिन्हें कहते हैं आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। आज हम इन्हीं की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारी जो स्रोत सामग्री है उसके आधार पर हमारा मिशन ये समझना है कि ये प्रावधान क्या है, इन्हें संविधान में क्यों रखा गया और सबसे जरूरी ये असल में काम कैसे करते हैं। और ये विषय इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये सीधे तौर पर देश की सुरक्षा और हर नागरिक के अधिकारों के बीच के नाजुक संतुलन से जुड़ा है। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि ये सारे नियम संविधान के भाग 18 में हैं, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। इनकी जड़ें हमें आज़ादी से पहले के भारत सरकार अधिनियम 1935 में मिलती हैं। लेकिन इनका मकसद बिल्कुल साफ है, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना। बिल्कुल, उसे किसी भी बड़े खतरे से बचाना। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार मतलब बिना संविधान में कोई बड़ा बदलाव किए ही देश की सबसे ताकतवर अथॉरिटी बन जाती हैं। राज्यों की शक्तियां बहुत कम हो जाती हैं। ये हमारे सिस्टम की एक बहुत ही अनोखी बात है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जब हम इमरजेंसी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है, लेकिन क्या हर इमरजेंसी एक जैसी होती, या ये अलग-अलग तरह के संकटों के लिए अलग-अलग होती हैं? नहीं नहीं, ये एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। स्रोत सामग्री इन्हें 3 बड़ी श्रेणियों में बांटती है। पहली है राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी। इसका जिक्र अनुच्छेद 352 में है। ये तब लगती है जब पूरे देश पर या उसके किसी हिस्से पर कोई बहुत बड़ा खतरा हो। दूसरी है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। ये अनुच्छेद 356 के तहत आती है और तब लगाई जाती है जब किसी एक राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही हो। 360 के तहत आती है। इसका इस्तेमाल तब हो सकता है जब देश की आर्थिक स्थिरता या साख खतरे में हो। तो आप देख सकती हैं, तीनों का दायरा और वजहें बिल्कुल अलग-अलग हैं। ये तो बहुत साफ हो गया। 3 अलग-अलग संकट और उनके लिए 3 अलग-अलग टूल। आज की चर्चा के लिए मुझे लगता है हमें सबसे बड़े और सबसे असरदार टूल पर ध्यान देना चाहिए, राष्ट्रीय आपात पर, क्योंकि जैसा आपने कहा इसका असर पूरे देश पर पड़ता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत ये राष्ट्रीय आपात आखिर किन वजहों से लगाया जा सकता है? देखिए, इसके लिए संविधान में 3 बहुत ही ठोस और साफ वजहें बताई गई हैं। पहली है युद्ध, वॉर, यानी भारत किसी दूसरे देश के साथ जंग में हो। दूसरी है बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब कोई दूसरा देश भारत पर हमला कर दे। और तीसरी सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन, यानी देश के अंदर ही लोग हथियारों के साथ सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दें। सिर्फ इन 3 स्थितियों में ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। यहाँ 1 मिनट रुकते हैं, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह शब्द पर मेरी नजर अटक गई है। इन दस्तावेजों में एक बहुत ही दिलचस्प बात छिपी है कि ये शब्द हमेशा से हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। इसके पीछे की कहानी क्या है? ये सिर्फ एक शब्द का बदलाव था या इसका कोई गहरा मतलब है? ये सिर्फ एक शब्द का बदलाव नहीं था, ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक बहुत बड़ा सबक था। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द लिखा हुआ था। अब आंतरिक अशांति एक बहुत ही धुंधला और व्यापक शब्द है। इसकी कोई साफ परिभाषा नहीं है। इसका मतलब एक छोटे मोटे प्रदर्शन से लेके बड़े दंगों तक कुछ भी हो सकता था। तो मतलब आंतरिक अशांति जैसा शब्द इतना खुला था कि इसका इस्तेमाल किसी भी तरह के राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए किया जा सकता था। बिल्कुल, और इसी की वजह से 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसकी बहुत आलोचना हुई थी। तो इसी अनुभव से सीखते हुए 1978 में 44th संविधान संशोधन के जरिए आंतरिक अशांति शब्द को संविधान से हटा दिया गया और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया। ये बदलाव सिर्फ कानूनी नहीं था, ये एक तरह से संविधान की आत्मा को बचाने जैसा था। इसका सीधा संदेश था कि अब सरकार सिर्फ किसी भी तरह की अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर इमरजेंसी लगाकर लोगों के अधिकार नहीं छीन सकती हैं। अब खतरा वास्तविक होना चाहिए, गंभीर और हथियारों से जुड़ा होना चाहिए। वाह, तो ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी वॉल्व जोड़ा गया। ये सुनने के बाद मेरे मन में अगला सवाल आता है
ठीक है, वजह तो बहुत गंभीर होनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए सशस्त्र विद्रोह जैसी नौबत आ ही जाती है, तब क्या होता है? क्या कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, अकेले फैसला ले सकते हैं? इसे रोकने के लिए क्या चेक एंड बैलेंस है? इस वे संशोधन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। प्रक्रिया को काफी सख्त बनाया गया है। दस्तावेज साफ कहते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा तभी कर सकते हैं जब मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट, प्रधानमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्री उन्हें ऐसा करने के लिए लिखित सिफारिश दें। लिखित सिफारिश, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। बहुत ज्यादा। 1978 से पहले सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर भी ऐसा किया जा सकता था, लेकिन अब पूरी कैबिनेट की लिखित सहमति जरूरी है। ये पक्का करने के लिए कि इतना बड़ा फैसला किसी एक व्यक्ति की सोच का नतीजा ना हो, बल्कि पूरी सरकार का सामूहिक और सोचा समझा निर्णय हो। ठीक है, तो पहला चेक हुआ कैबिनेट की लिखित मंजूरी। इसके बाद क्या ये घोषणा हमेशा के लिए लागू हो जाती है, या संसद का भी कोई रोल है इसमें? इसके बाद संसद की भूमिका शुरू होती है, जो शायद सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। राष्ट्रपति की घोषणा के 1 महीने के अंदर अंदर इसे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना जरूरी होता है। अगर 1 महीने में ये पास नहीं हुआ तो इमरजेंसी अपने आप खत्म हो जाएगी। और ये पास करवाने की प्रक्रिया क्या है? क्या ये किसी आम कानून की तरह साधारण बहुमत से पास हो जाता है? नहीं, यहीं पर एक और बड़ा पेंच है। इसके लिए विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, और ये कोई आसान शर्त नहीं है। विशेष बहुमत का मतलब है, पहला, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और दूसरा, सदन में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से कम 2/3 लोगों की हाँ होनी चाहिए। और ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ये सामान्य कानून पास करने जैसा नहीं है। ये तो एक तरह का डबल लॉक सिस्टम है। पहले तो सदन में आधे से ज्यादा लोग होने चाहिए, फिर जितने लोग वोट कर रहे हैं उनमें से भी 2/3 की हाँ चाहिए। यानी इस पर लगभग पूरे देश की सहमति चाहिए, किसी एक पार्टी की नहीं। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। ये सुरक्षा उपाय सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, कैबिनेट की लिखित मंजूरी, संसद का विशेष बहुमत, लेकिन क्या ये वाकई में फूल प्रूफ है? अगर किसी सरकार के पास संसद में जबरदस्त बहुमत हो, तो क्या ये प्रक्रिया सिर्फ एक औपचारिकता बनकर नहीं रह जाएगी? पर अगर किसी सरकार के पास दोनों सदनों में 2/3 से ज्यादा बहुमत है, तो वो इस प्रक्रिया को पूरा कर सकती है। लेकिन संविधान बनाने वालों ने ये उम्मीद की थी कि इतने बड़े फैसले पर राजनीतिक दल अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के हित में सोचेंगे। ये प्रक्रिया कम से कम ये तो सुनिश्चित करती है कि फैसले पर संसद में एक गंभीर बहस हो और उसे सार्वजनिक जांच के दायरे में लाया जाए। ये इसे किसी गुप्त या अचानक लिए गए फैसले से बचाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि संसद के दोनों सदनों ने इसे विशेष बहुमत से मंजूरी दे दी, तो ये इमरजेंसी कब तक चलती है? एक बार मंजूरी मिलने पर यह 6 महीने तक जारी रहती है। अगर इसे आगे भी बढ़ाना है तो हर 6 महीने में फिर से संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इस तरह इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने में सरकार को संसद के सामने जवाब देना होगा। और इसे खत्म करने का क्या तरीका है? क्या वो भी इतना ही मुश्किल है? नहीं, और ये बहुत दिलचस्प है। इसे खत्म करने की प्रक्रिया जानबूझकर आसान रखी गई है। राष्ट्रपति जब चाहें एक दूसरी घोषणा करके इसे वापस ले सकते हैं, और इसके लिए किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। इसके अलावा लोकसभा को एक खास शक्ति दी गई है। अगर लोकसभा के कुल सदस्यों में से सिर्फ 1 सदस्य भी चाहें तो वे इमरजेंसी हटाने का प्रस्ताव ला सकते हैं, और अगर लोकसभा उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पास कर दे तो राष्ट्रपति को इमरजेंसी खत्म करनी ही पड़ती है। तो देखिए, लगाने के लिए विशेष बहुमत और हटाने के लिए लोकसभा में सिर्फ साधारण बहुमत, ये भी एक चेक एंड बैलेंस है। तो इन सब का मतलब क्या है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो जमीन पर असल में क्या बदलता है? हमारे दस्तावेज केंद्र राज्य संबंधों, कानूनों और खासकर मौलिक अधिकारों पर इसके असर का जिक्र करते हैं। सबसे पहले केंद्र और राज्य के रिश्ते पर क्या फर्क पड़ता है? ये सबसे बड़ा और सीधा असर है। जैसा हमने शुरू में बात की थी, देश का जो संघीय ढांचा है, जहां केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी शक्तियां होती हैं, वो लगभग एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। अनुच्छेद 353 कहता है कि इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को किसी भी मामले पर कोई भी निर्देश दे सकती है। राज्य सरकारें बर्खास्त नहीं होती, वो काम करती रहती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से केंद्र के कंट्रोल में आ जाती है। एक तरह से पूरे देश के लिए एक सिंगल कमांड सेंटर बन जाता है,
जो कि नई दिल्ली में होता है। और कानूनों के बारे में क्या संसद राज्यों के विषयों पर भी कानून बना सकती है? हाँ, बिल्कुल। सामान्य समय में संसद सिर्फ संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान संसद को राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस जैसे विषयों पर भी केंद्र कानून बना सकता है जो पूरे देश या किसी हिस्से पर लागू हो। ये तो बहुत बड़े बदलाव हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आम इंसान के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरे मौलिक अधिकारों का, मेरी आज़ादी का क्या होता है? और यही इमरजेंसी का सबसे गंभीर और विवादास्पद पहलू है। हमारे स्रोत इस पर दो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का जिक्र करते हैं, 358 और 359। अनुच्छेद 358 कहता है कि जैसे ही युद्ध या बाया आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए 6 मौलिक अधिकार अपने आप निलंबित हो जाते हैं। एक मिनट, अपने आप मतलब सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो बस हवा में गायब हो जाते हैं? और अनुच्छेद 19 में तो हमारी सबसे बुनियादी आज़ादियां हैं। बोलने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, जी अपने आप निलंबित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इमरजेंसी के दौरान सरकार इन आज़ादियों पर कोई भी रोक लगा सकती है और आप उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। हालांकि 44वें संशोधन ने यहां भी एक सुरक्षा कवच जोड़ा है। अब ये निलंबन सिर्फ युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगी इमरजेंसी में होता है, सशस्त्र विद्रोह के मामले में नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या बाकी मौलिक अधिकारों का भी यही होता है? बाकी अधिकारों के लिए अनुच्छेद 359 है। ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। ये अधिकारों को निलंबित नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो एक आदेश जारी करके ये कह सकते हैं कि कुछ खास मौलिक अधिकारों के हनन होने पर लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार निलंबित किया जाता है। लेकिन, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, 44वें संशोधन ने यह साफ कर दिया है कि अनुच्छेद 20 यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इनको किसी भी हालत में किसी भी इमरजेंसी में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो मतलब जीने का अधिकार और अपने खिलाफ गवाही देने से सुरक्षा का अधिकार, ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे कोई भी सरकार इमरजेंसी में भी पार नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये तो हमारे संविधान का मूल ढांचा है। वो नींव है जिसे कभी नहीं हटाया जा सकता। ये दिखाता है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसान की गरिमा और जीने का अधिकार सर्वोपरि है। ये वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली और सुकून देने वाली बात है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें, तो हमने देखा कि भारतीय संविधान में असाधारण संकटों से निपटने के लिए एक बहुत पावरफुल सिस्टम है, बिल्कुल, जिसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं। इसकी घोषणा के लिए बहुत ठोस वजह चाहिए, युद्ध, बाहरी हमला या सशस्त्र विद्रोह। प्रक्रिया बहुत सख्त है, जिसमें कैबिनेट की लिखित सिफारिश और संसद का विशेष बहुमत जरूरी है। और इसके नतीजे भी बहुत गंभीर है, खासकर हमारे मौलिक अधिकारों पर। सही कहा। और सबसे बड़ी सीख ये है कि समय के साथ, खासकर 1978 के 44वें संशोधन के जरिए इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई मजबूत ताले लगाए गए हैं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जिंदा दस्तावेज है जो अपने अनुभवों से सीखता है। ये प्रावधान असल में राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक बहुत ही नाजुक रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ देश को बचाने के लिए असाधारण शक्तियां हैं, तो दूसरी तरफ ये कोशिश भी है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल तानाशाही का रास्ता ना बन जाए। ये सच में एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। आज की चर्चा ने